हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे RCEM उपागम। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? हिंदी शिक्षण में पाठ योजना, उसका अर्थ, आवश्यकता, सोपान और पाठ योजना निर्माण की विभिन्न उपागम। तो ये हमने पढ़े। तो जो ये पाठ योजना के निर्माण के विभिन्न उपागम हैं, हमने इनमें से पढ़ा हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम और ब्लूम का उपागम, और जो आज हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे RCEM उपागम, जो DLED फर्स्ट ईयर के लिए लगा है हिंदी शिक्षण में। तो शुरू करती हूँ। RCEM उपागम। इस पाठ का श्रेय क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय मैसूर को जाता है और इस पाठ योजना का विकास भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने किया और इसी कारण इस प्रणाली को RCEM प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है। और इस उपागम पहले उपागम का संशोधित रूप है। इसमें ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए 17 मानसिक योग्यताओं को सम्मानित किया गया है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यह उपागम क्षेत्रीय शिक्षा के विद्यालय मैसूर द्वारा ये प्रदान किया गया है और इसमें जिसमें पूर्व में दिए गए पाठ्य योजनाओं की कमियों को इस उपागम में दूर करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जो इस प्रकार है। जो कमियां हैं वो उसको जो दूर करने की कोशिश है वो इस प्रकार से, कौन कौन सी वो कमियां को दूर किया है? पहला, इसके अंतर्गत प्रणाली उपागम के रूप में शिक्षा में प्रयोग की गई है। दूसरा, इस प्रणाली उपागम में अदा, परिक्रिया व प्रदा का प्रयोग किया गया है। यह तीनों पद पाठ योजना के प्रारंभिक कथन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन पदों से संबंधित है। तो जो ये 3 पद है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अदा। अदा का मतलब होता है इनपुट, वांछित व्यवहार परिवर्तन। ठीक है। दूसरा है प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस जब चलता है। संप्रेषण, व्यूह रचना। तीसरा है प्रदा, आउटपुट, वास्तविक अधिगम प्राप्ति। तो 3 क्या है? अदा, प्रक्रिया और प्रदा। तो अदा क्या होता है? इनपुट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें छात्रों के अपेक्षित व्यवहार द्वारा परिवर्तनों को निर्धारित किया जाता है। ब्लूम के 6 वर्गों में से 4 को स्वीकार किया गया है। वो कौन कौन सा? ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है और सृजनात्मक को 17 मानसिक क्रियाओं में बांटा गया है। ये जो 17 मानसिक क्रिया है उनको मैं बाद में आपको समझाऊंगी। तो अभी आप अदा का इनपुट का समझ लो। तो क्या है? तो ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, सृजनात्मक है को सृजनात्मक को 17 मानसिक क्रियाओं में बांटा गया है। तो इन मानसिक क्रियाओं के आधार पर इन शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं और पाठ योजना में इनको व्यवस्थित तथा क्रमबद्धता से लिखा जाता है और जिससे क्या है, अनुदेशन का क्रम भी निश्चित हो सके। दूसरा क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस। इस प्रक्रिया में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। शिक्षक सही व समुचित ढंग से व्यूह रचना स्ट्रेटजी, व्यू रचना को इंग्लिश में स्ट्रेटजी, युक्तियों और सहायक सामग्री की व्यवस्था करता है। तो संप्रेषण की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी रखते हुए जो दृश्य श्रव्य सामग्री को जुटाता है और जिसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया के सोपान में जो अध्यापक और छात्र क्रियाएं सम्मिलित होती है। तीसरा क्या है? प्रदा, आउटपुट।
तो इससे छात्रों के सीखने के परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इसे हम वास्तविक अधिगम प्रदा कह सकते हैं। यह देखने के लिए कि अध्यापक मापन एवं मूल्यांकन विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन एवं मापन की तकनीकियां अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पर क्या होती है, आधारित होती है। इसमें अध्यापक शिक्षण के साथ साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो पाठ योजना के अनेक उद्देश्य होते हैं, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से मुख्य रूप से 3 उद्देश्य माने जाते हैं। वो कौन कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का क्या है, वर्गीकरण निम्न है। वो है, पहला है ज्ञान पाठ योजना, दूसरा है रसानुभूति पाठ योजना, तीसरा है कौशल पाठ योजना। तो जो ये ज्ञान पाठ योजना है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना होता है। और इसके अंतर्गत प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों तथा तथ्यों का ज्ञान यहाँ पे करवाया जाता है। और छात्रों की तर्क वितर्क शक्ति, विवेक और बुद्धि का भी यहाँ विकास होता है। दूसरा क्या है, रसानुभूति पाठ योजना। रसानुभूति पाठ योजना में इस पाठ का संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में करा दिया, ब्लूम उपागम में कराया है। ये पाठ भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार के पाठों से छात्र छात्रों में सौंदर्यानुभूति की भावना और रसानुभूति की क्षमताओं का यहाँ पे विकास हो रहा होता है। और भाषा क्षेत्र में साहित्य है, कला संगीत के शिक्षण क्षेत्र में इस प्रकार की पाठ योजनाएं अत्यंत लाभप्रद होती है। और भाषा शिक्षण में साहित्यों की महत्वपूर्ण विधा क्या है, कविता है। और अन्य विषयों में भी भावात्मक दृष्टि से काफी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा क्या है, कौशल पाठ योजना, जिसको स्किल लेसन प्लान भी बोलते हैं। तो ये जो कौशल पाठ योजना है, कौशल पाठ योजना शिक्षा के क्रियात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। और इस प्रकार की जो पाठ योजनाओं का संबंध शारीरिक क्षमताओं के विकास से है। इस प्रकार की पाठ योजनाएं छात्र छात्राओं की मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और भाषा शिक्षण को कौशलों का विषय माना जाता है, क्योंकि इसमें सुनना, बोलना, लिखना जैसे कौशलों का विकास किया जाता है। और भाषा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य विषयों को पढ़ाने हेतु भी इस प्रकार की जो पाठ योजनाएं तैयार की जाती है। और संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, भूगोल, गृह विज्ञान, चित्रकला, आर्ट और क्राफ्ट भी इसमें शामिल होते हैं। और ये तीनों प्रकार की पाठ योजना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है, इसके बाद आता है आपका, आप ये तीनों समझ गए होंगे, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अब क्या समझते हैं पाठ योजना के पाठ योजना निर्माण का सैद्धांतिक आधार। ये जो पाठ योजना का सैद्धांतिक आधार है, इसमें क्या है, अब ये आपने इसको जो मैंने अभी आपको समझाया है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा, ठीक है। तो इसको ना अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, अदा। अदा को क्या बोला जाता है, इनपुट। तो इसमें ये इनपुट क्या है, अनुदेशन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो दूसरा क्या आएगा, हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम में पहला तो हम इनपुट लिखेंगे, जिसको मैंने अभी बताया है आपको, अनुदेशन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। दूसरे कॉलम में प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। इस कॉलम में लिखेंगे शिक्षण, संप्रेषण विधि, अधिगम के अनुभव। और तीसरे कॉलम में लिखेंगे प्रदा, प्रदा यानी आउटपुट। ये आउटपुट में क्या आएगा, मूल्यांकन, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन। ये 3 आपको कॉलम बनाने हैं। और इस
कॉलम के नीचे क्या क्या आएगा मैं आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले क्या है, अदा, इनपुट, जिसको मैंने कहा, क्या कहा, अनुदेशन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो क्या है, सबसे पहले क्या था, ज्ञान उद्देश्य। ठीक है। अब जो प्रक्रिया है, दूसरा कॉलम जो बना हुआ है वो क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में दो पार्ट बनेंगे, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहले जो आपकी जो शिक्षक क्रिया है उसमें क्या है गया, व्याख्यान, चार्ट, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण। और दूसरे कॉलम में आपका आएगा सूचना, निरीक्षण, लिखना, अंत्यक्रिया। और तीसरा आपका जो कॉलम था वह है प्रदा, आउटपुट का। इसमें क्या, ज्ञान उद्देश्य में इसके एंड में क्या है कि पुनरावृत्ति, प्रश्न, परिभाषा देना, कथन करना, व्याख्या करना आदि। अब ये क्या था, किसका था, ये था ज्ञान उद्देश्य का। ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या था, बोध उद्देश्य। बोध उद्देश्य में आपका इनपुट अदा में आएगा, उस कॉलम में आएगा दूसरा नंबर, बोध उद्देश्य। और प्रक्रिया, प्रोसेस में जिस तरह से दो कॉलम आपने बनाए होंगे, सबसे पहले है शिक्षक क्रियाएं, दूसरा कॉलम क्या था उसमें, छात्र क्रियाएं। जो शिक्षक क्रियाएं हैं उसमें क्या आएगा, बोध उद्देश्य में वाद विवाद, तथ्य तथा नियम संबंध। और छात्र क्रिया में आता है समस्या समाधान, प्रदर्शन, साहित्य की पहचान करना और समन्वय देखना और समानता तथा भिन्नता देखना। तो जो थर्ड आपका आता है ये आता है प्रदा। तो इस प्रदा में जो दूसरा, पहला आपका अदा था, इनपुट था, इसमें क्या था, वो बोध उद्देश्य। तो थर्ड में क्या आता है, इसमें प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, अपने शब्दों में अर्थ व्यक्त करना और समस्या का समाधान करना। अब तीसरा क्या बचा हमारे पास, बचा प्रयोग उद्देश्य। प्रयोग उद्देश्य ये क्या, किस कॉलम में आएगा, ये आएगा अदा में। अदा मीन्स इनपुट। और जो दूसरा कॉलम मैंने आपको बताया है, आपने बनाना है, तो प्रक्रिया, प्रोसेस में जो दो पार्टों में है, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षक क्रिया में इसका क्या प्रयोग उद्देश्य में आएगा, समस्या समाधान, प्रयोगशाला का कार्य। ये किस कॉलम में था, शिक्षक क्रिया में। और छात्र क्रिया में प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है। अब यही थर्ड में आपका, थर्ड कॉलम में बनेगा प्रदा में, यानी आउटपुट में प्रयोगशाला परीक्षा दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे तो मूल्यांकन, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन है ना, तो यहाँ पे हमने प्रयोग उद्देश्यों के लिए तीसरे में प्रयोगशाला परीक्षा दी जाती है, इस तरह से इसमें आएगा। अब आपका जो चौथा है कॉलम है वो क्या है, सृजनात्मक उद्देश्य। तो इस सृजनात्मक उद्देश्य में ये किसका है, पार्ट है, इसका किसका कॉलम है, अदा। तो अब ये जो दूसरा हमने प्रोसेस हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, शिक्षक क्रिया चल रही है और छात्र क्रिया चल रही है। तो जो शिक्षक क्रिया है इसमें क्या आएगा, सृजनात्मक उद्देश्य का नई समस्या हेतु समाधान और व्यक्तिगत कार्य पर बल देना। और छात्र क्रिया में तत्वों का विश्लेषण करना और संबंध स्थापित करना, निर्णय लेना आदि। और प्रदा में, आउटपुट में क्या आएगा कि आलोचनात्मक प्रश्न पूछना, नई समस्या उत्पन्न करना, उसका समाधान निकालना। ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है पाठ योजना निर्माण का सैद्धांतिक आधार। और अब जो आपका ये पूछा गया है कि RCEM की पाठ योजना के सोपान। तो RCEM पाठ योजना के 7 सोपान हैं। पहला क्या है, ज्ञान उद्देश्य, जिसमें ज्ञान उद्देश्य में आएगा पहचान और प्रत्यासमर। दूसरा क्या है, समझ उद्देश्य। समझ उद्देश्य में क्या आता है, संबंध देखना, उदाहरण देना, भेद करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, जांच करना और
कल्पना का प्रतिपादन करना और निष्कर्ष निकालना और पूर्व कथन। और रचनात्मक उद्देश्य, इसमें क्या आता है? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये क्या थे? इसके 7 सोपान हैं। ठीक है, अब जो हमारा अंतिम रहता है वो है RCEM पाठ योजना के लाभ, गुण या महत्व। इस सब में यही आएगा कि सबसे पहला पॉइंट इसका गुण, लाभ और महत्व क्या है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना अधिक सरल, सुगम और उपयोगी होता है। दूसरा, इस उपागम द्वारा सभी विषयों का पठन पाठन किया जा सकता है और जो यह विधि होती है सभी विषयों के लिए व्यवहारिक और उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा, प्रस्तुत उपागम के सभी चरण क्या है? स्पष्ट और सुगम है। मापदंड परीक्षा के प्रश्नों की रचना करते समय किसी प्रकार संदेह एवं भ्रम नहीं रहता है। चौथा है, इस उपागम का विकास भारतीय परिस्थिति में हुआ है और इसलिए यह अत्यंत लाभप्रद है। पांचवा, कि यह सभी प्रकार के उद्देश्य के लिए व्यवहारिक है और इस पद्धति को तीनों क्षेत्रों के उद्देश्य, वो कौन कौन से मैंने आपको समझाए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 6 है, यह उपागम में अधिगम प्रक्रिया पर ज्यादा गौर दिया जाता है। यह विधि मानवीय अधिगम की उपलब्धियों के लिए अधिक उपयोगी है। और 7, इस उपागम में मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। और 8 है, इसमें उत्पादन की अपेक्षा प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। और 9 है, यह विधि सभी शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? इसके पढ़ा RCEM के गुण, लाभ और महत्व। अब है इसका RCEM उपागम के दोष या सीमाएं। इसमें क्या आता है दोष और सीमाएं में? सबसे पहले है कि इन्होंने मानसिक योग्यता को केवल 17 रूप में विभाजित किया है और जो उचित नहीं है। दूसरा, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य के लिए एक ही प्रारूप का प्रयोग नहीं होता है। यह केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए अधिक उपयोगी है। और तीसरा, मानसिक क्रियाओं के चयन में कठिनाई होती है। पाठ्य वस्तु के तत्वों को किन किन मानसिक क्रियाओं में रखा जाए यह निर्णय लेना दुष्कर कर्म है। अब जो चौथा पॉइंट है आपका कि चौथा जो दोष है वो क्या है? विभिन्न उद्देश्य के लिए मानसिक क्रियाओं में कोई ठीक संतुलन नहीं है। ज्ञान में 2, बोध में 7, प्रयोग में 5 और सृजनात्मक में 3 मानसिक क्रिया है। तो इस प्रकार इन मानसिक क्रियाओं में बिल्कुल संतुलन नहीं है। अभी आपको मैं समझाऊंगी इसको RCEM उपागम के मानसिक क्रिया कितनी है। तो मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन सी कितनी थी। विभिन्न उद्देश्य के लिए मानसिक क्रिया में कोई ठीक संतुलन नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ज्ञान में 2, बोध में 7, प्रयोग में 5 और सृजनात्मक में 3 मानसिक क्रिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? संतुलन इनमें नहीं है, मानसिक क्रिया में बिल्कुल संतुलन नहीं है। पांचवा है, यह अनेक उद्देश्य एवं विषय क्षेत्रों के लिए लाभप्रद नहीं है। तो जो एक ऊपर वाला शुरू का आपका रह गया है, तो आपके समझाने के लिए मैं आपको ये भी आपको समझा देती हूँ कि ये कितने हैं। ये इसके उपागम, RCEM उपागम के उद्देश्य व मानसिक क्रिया जो मैंने आपको पहले नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो क्या करना है आपने? सबसे पहले क्या, एक कॉलम में आएगा आपका उद्देश्य, दूसरे कॉलम में आएगा मानसिक प्रक्रियाएं तथा मानसिक योग्यताएं। ठीक है, आपने कॉलम बना दिया होगा। पहले कॉलम में आपका क्या है? ज्ञान आएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो ज्ञान है, समझ है, प्रयोग है और तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? सृजनात्मकता। तो इसके जो मानसिक रूप है वो आप समझ लो। पहला क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का जो मानसिक प्रक्रिया या मानसिक योग्यता है वो कौन कौन सी है?
पहला है पहचान करना, दूसरा प्रत्यास्मरण करना, ये दो ज्ञान के हैं। और दूसरा क्या है, समझ। समझ के कितने हैं, संबंध देखना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, अर्थापन करना, सामान्यीकरण करना, भेद करना, पुष्टि करना। ठीक है, अब बचा प्रयोग। प्रयोग में क्या है, कारण बताना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना, पूर्व कथन करना। और अब जो लास्ट में जो फोर्थ बचता है वो क्या है, सृजनात्मकता। इसमें कितने आपके मानसिक प्रक्रिया, मानसिक योग्यता है, वो कौन कौन सी है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये कितने हुए, ये हुए आपके, जिस तरह से मैंने अभी अभी बताया आपको, ज्ञान में 2, बोध में 7, प्रयोग में 5 और सृजनात्मकता में 3। तो कितने बने, पूरे 17। तो आपको ये समझ आ गया होगा, RCEM उपागम। थैंक यू।